Hello everyone. So we were covering about process of recombinant DNA technology. दो steps complete हो गए थे and today we are going to cover the third step. ठीक है ना, कौन कौन से हो गए थे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करते हैं हमने पूरा पढ़ लिया, और फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं बाय रिस्ट्रिक्शन, जो निकला है डीएनए उसको फ्रेगमेंट्स में भी तो कन्वर्ट करना है और फिर अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट भी तो लेना है. तो ये अपन पढ़ चुके थे. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नो लोड, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, नथिंग. ध्यान से देखो, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स, आई गेस आई एम रिपीटिंग थर्ड टाइम कि इसके जो स्टेप्स हैं वो पीवाईक्यू में है. तुम्हारे स्टेप्स पूछ लिए तुम किसी कोचिंग में, एलन की कोचिंग में, पीडब्ल्यू की कोचिंग में, टेस्ट सीरीज अगर तुमने ज्वाइन कर रखी है तो तुमको ये क्वेश्चन देखने को मिला ही होगा इफ़ यू आर गिविंग टेक्स्ट रेगुलरली. ठीक है ना. तो ध्यान से देखो, ये रहे स्टेप्स हैं. इसमें सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. डीएनए का क्या करना? आइसोलेशन करना. एक सेल के अंदर सिर्फ डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी प्रेजेंट होती हैं. तो सबसे पहले और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, देखो यहाँ से तुम्हारे कौन कौन से, कहाँ पे लिख रहा है भाई, ये रहा. मैक्रोमोलिक्यूल सच एज आरएनए भी होता है, प्रोटीन्स भी होती हैं, पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं अलॉन्ग विद डीएनए. बट स्पेसिफिकली अगर हमको डीएनए चाहिए तो उसके आइसोलेशन हमको करना पड़ेगा. फिर डीएनए मिल गया तो उसको फ्रेगमेंट्स में भी तो तोड़ना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हेल्प हम लेते हैं. उसके बाद डिजायर्ड फ्रेगमेंट का हम आइसोलेशन करते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देन जो हमको अपना डिजायर्ड डीएनए मिल चुका है उसका लाइगेशन कराते हैं विद योर वेक्टर. ठीक है ना. देन अब हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया, फिर उसको ट्रांसफ़र करो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. फिर होस्ट की कल्चरिंग कराओ, दिस स्टेप इज नोन एज जीन क्लोनिंग. अब तुमको क्या करा, जीन क्लोनिंग कर ली, अब तुम्हें डिजायर्ड जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको लो, अपना आराम से यूज़ करो, तुम्हारा काम हुआ फिनिश. तो देखो, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल सबसे पहला स्टेप है. इसमें मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल होता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, जिसमें सॉरी इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, इन विच मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है तुम्हारा. अब डीएनए ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा सिर्फ ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है खुले में, नहीं, वो एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज है. सेल के अंदर ही तो भैया डीएनए है, तो उस सेल की सेल वॉल को भी ब्रेक करना पड़ेगा. अगर तुम्हारा होस्ट बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की वॉल को हम लाइसोजाइम से ब्रेक करेंगे. तुम्हारा प्लांट है अगर होस्ट, समझ रहे हो, अगर हम हमारा जो नॉट होस्ट, बेसिकली अगर तुमको जो डीएनए निकालना है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो अगर तुम्हारा किसी प्लांट सेल के अंदर है, ध्यान देना, होस्ट आई गेस होस्ट नहीं बोल सकते, प्लांट जिससे तुमको जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अगर वो तुम्हारा प्लांट सेल के अंदर है डीएनए, तो उसकी वॉल को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स की जो वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, उसके लिए सेलुलेज लेंगे. फंगस की जो वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, उसके लिए काइटिनेज लेंगे. ठीक है ना. और क्या दे रखा है इसमें, तुम्हें आ सकता है कि डीएनए के साथ और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स ऑल्सो. गॉट इट. अब ध्यान से देखो, कुछ प्रोटीन जीन्स ऐसा नहीं है कि डीएनए जो है सिर्फ ऐसे ही चलो तुमने वॉल भी ब्रेक कर दी, अंदर डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है, नहीं, वो किसी प्रोटीन के साथ इंटरवाइंड है. जैसे कि तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन हो गया, हिस्टोन ऑक्टामर्स वगैरह हो गए, तो उसको भी रिमूव करना पड़ता है. आरएनए को कैसे रिमूव करते हैं हम, राइबोन्यूक्लियस की हेल्प से, प्रोटीन को प्रोटीएस की हेल्प से, ऐसे ही और चीज़ों को भी उनकी डाइजेस्टिव एंजाइम से हम रिमूव करेंगे, और अल्टीमेटली हमको प्यूरिफाइड फॉर्म में डीएनए मिल जाएगा. उसको हम प्रेसिपिटेट कर लेंगे, और डीएनए के प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस को स्पूलिंग बोलते हैं. ये जो डायग्राम दिखा रखा है, इट शोज हाउ स्पूलिंग इज डन. ठीक है ना. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर से पीवाईक्यू है कि तुम्हारा स्पूलिंग कर जब हम करते हैं, जब डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं, तो उसमें क्या डालना पड़ता है अपन को इन द लास्ट स्टेप, चिल्ड इथेनॉल, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको मिल जाते हैं. ठीक है ना. चलो जी, नेक्स्ट स्टेप था अपन का कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. वैसे मैंने पूरा डिटेल में करा दिया, बनता नहीं है, पर कोई नहीं है, एक ही चीज़ है, फ्लो में चलनी चाहिए, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है. अब हमको क्या करना है, डीएनए को कट भी करना है स्पेसिफिक लोकेशन से. किसकी हेल्प लेते हैं अपन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की. किसकी हेल्प लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की. वो किसी एक ऑप्टिमल कंडीशन पे काम करता है तुम्हारा. एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लेते हैं फिर अपना जो डिज़ायर्ड जीन है उसको लेने के लिए. एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने और कहाँ भी यूज़ किया था, वेक्टर डीएनए के साथ भी.
डीएनए तुम्हारा नेगेटिव कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं जिससे डीएनए तुम्हारा किसकी तरफ मूव करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, बोले तो एनोड की तरफ। समझ गए हो। उसके बाद अपन डीएनए को ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किससे, कहाँ पे गया, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व। अब हम डीएनए को ज्वाइन करने वाले हैं, कैसे करेंगे। अब हमको क्या मिल गया, तुम्हारा डीएनए मिल गया है, तुम्हारा वेक्टर मिल गया है, लाइगेज की हेल्प से इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे। इससे अपन का हमारे पास क्या तैयार हो गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है ना। तो पूरा कंप्लीट हुआ लास्ट क्लास का तुम्हारा एक रिवीजन। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, विच इज़ योर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ठीक है ना। पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हमने क्या अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया है, हमको पता है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसकी एम्प्लीफिकेशन बोले तो नंबरस कॉपी बनानी है हमको, तो वो इस स्टेप के अंदर देखेंगे। ठीक है ना। हाँ तो जी आ जाओ। देखो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर किसके लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन में मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड। वही देखो एम्प्लीफिकेशन का मतलब कुछ नहीं बता रहे, बोल रहे हैं मल्टीपल कॉपीज बनेंगी तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। इन विट्रो, मार्क दिस वर्ड। देखो जिस वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं उस वर्ड पे आई एम गिविंग टू मच जोर, है ना। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि हाँ इससे बन सकता है क्वेश्चन, तो हमको इसको अंडरलाइन करना चाहिए अपनी बुक के अंदर। गॉट इट। तो हमारा जो मल्टीपल कॉपीज बनेंगी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, वो इन विट्रो तरीके से बनेंगी। इन विट्रो बोले तो बाहर की साइड किसी टेस्ट ट्यूब में, यूजिंग टू, देखो दे भी रखा है, अभी उस लाइन पे भी आएंगे अपन, पहले इस डायग्राम को समझ ले रहे हैं एक बारी। देखो ये है क्या, ये डायग्राम तुमको क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखो। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दिखा रहा है, और हर साइकिल के अंदर 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग और एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। तुम्हारा मैं कैसे लर्न कर देते जब हम इसको करते थे, DAE करके। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस वन इन द लास्ट क्लास कि DAE इस ट्रिक से याद तुम कर सकते हो। वैसे DAE पता नहीं मेरे को याद होता था, आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस, बट स्टिल कर सकते हो अगर तुम्हारा रिवीजन के ऊपर बात है ना। देखो रिवीजन तुम्हारा जितना ज़्यादा होगा उतनी ही चीज़ें सेट होंगी माइंड में। अब देखो ये तुम्हारा कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे रखा है, 5' 3' 3' 5', ये पोलरिटी होती है, अपोजिट पोलरिटी होती है दोनों स्ट्रैंड्स की। हम इसको क्या करेंगे, हीट। ठीक है ना, क्या करेंगे, हीट करेंगे इसको, और फिर हीट करने से तुम्हारा ये एक स्ट्रैंड बच गया। यहाँ पर हम लगाएंगे प्राइमर। क्या लगा लेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई, प्राइमर लगा देंगे। और प्राइमर ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3', इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ 5' to 3', इसी को बोलते हैं अपन एनिलिंग, प्राइमर एनिलिंग। देखो लिखा भी है प्राइमर एनिलिंग। उसके बाद ये आगे डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आगे जाएगा तुम्हारा, ये आगे बनेगा, ये इधर साइड बनेगा, और तुम्हारी कॉपीज तैयार। एक्सटेंशन हो गया किसका, प्राइमर का। किसका हो गया, प्राइमर का एक्सटेंशन हो गया। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। इस डायग्राम में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, एक तो ये स्टेप्स के ऊपर ही, डीनेचुरेशन, देन तुम्हारा एनिलिंग होता है, देन तुम्हारा एक्सटेंशन होता है। वर्ड याद रखना DAE, अगर फिर भी नहीं होता है सो एक वर्ड याद रखना डेनेक्स। डेनेक्स किसी का नाम है, किसी लड़के का, उसको याद रख लेना, डेनेक्स। डी से डीनेचुरेशन, और तुम्हारा AN बोले तो एनिलिंग, और EX बोले तो एक्सटेंशन, डेनेक्स। तुमको जो याद रह जाए वेल एंड गुड, समझ गए हो। उसके बाद तुम्हारा जब हम एनिलिंग कर देते हैं, एनिलिंग के बाद वाले प्रोसेस में हमको क्या डालना पड़ता है, पॉलीमरेज डालना पड़ता है। कौन सा पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज है, दिख भी रहा होगा ना, पहले प्राइमर लगाया पहले, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। डीएनए रेप्लिकेशन में अगर तुमने मॉलिकुलर बेसिस पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा तो डोंट वरी, मैं बता रही हूँ। डीएनए पॉलीमरेशन जब करते हैं तो प्राइमर की नीड होती है। किसकी नीड होती है, प्राइमर की। और प्राइमर कैसे, किस एंड्स पे लगना चाहिए, 5' to 3' डायरेक्शन में ही लगना चाहिए, समझ गए हो। फिर तुम्हारा और डीएनए पॉलीमरेज का यहाँ नाम पूछा जाता है, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद तुम्हारा आगे फॉर्मेशन होगा, और तुम्हारे देखो एक डीएनए से 2 डीएनए बन चुके हैं,
दिस इज़ नोन एज एक्सटेंशन। ऐसे ही इसकी और न्यूमरस साइकिल कराएंगे हम और हमको क्या मिल जाएंगे, हमारा एम्पलीफाइड डीएनए मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही हैं, बिलियंस कॉपी बन जाएंगी, बिलियंस। 30 साइकिल तक अगर हम इसको चला लेंगे ऐसी प्रोसेस को, तो कैसे चला लेंगे, सोचो ये वाले बने, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर प्राइमरिंग करी, फिर प्राइमर एनिलिंग करी, फिर एक्सटेंशन कर दिया, फिर ब्रेक कर दिया, डीनेचुरेशन कर दिया, फिर वो कर दिया। डीनेचुरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। चलो आओ आगे। अब इस लाइन पे वापस आ जाते हैं कि इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग 2, कौन से चीज़ 2, सेट ऑफ प्राइमर्स। 2 सेट ऑफ प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है। सच केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कंप्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। हमको ये तुमको याद होना चाहिए बिल्कुल लाइन टू लाइन, तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारे प्राइमर की आगे इसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया उसके लिए। तो हमको 2 सेट ऑफ प्राइमर की ज़रूरत होती है, दोनों स्ट्रेंड्स पे वो लग जाएगा और हमेशा 5' to 3' एंड पे लगेगा, फिर आगे अपना टेक पॉलीमरेज काम करके उसका एक्सटेंशन करा देगा, ठीक है ना। चलो, तो सेट ऑफ प्राइमर्स की ज़रूरत होती है और किसकी ज़रूरत होती है, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज। द एंजाइम एक्सटेंशन एक्सटेंड्स द प्राइमर। एंजाइम क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज जो तुमने प्राइमर लगा रखे हैं ना, तो उन्हीं से आगे एक्सटेंशन कर देगा यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। जो भी न्यूक्लियोटाइड तुमको रिएक्शन में प्रोवाइड करे गए हैं, एंड जीनोमिक डीएनए को एज ए टेम्पलेट वो यूज़ करेगा। जो डीएनए हमने पहले से प्रोवाइड करा रखा है, जिसकी कॉपीज़ बनानी है ना, जीनोमिक डीएनए, उसी को एज एन टेम्पलेट यूज़ किया जाएगा। इफ़ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, अगर इसी प्रोसेस को हम काफ़ी बार रिपीट कर दें तो जो डीएनए के सेगमेंट है वो अप टू बिलियंस टाइम तक एम्पलीफाइड, बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी हमारी। तो 1 बिलियन कॉपीज़ आर मेड। तुम मैथ लगा के देख लो। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए। अब देखो, तुम एक दिमाग से सोचना, डीएनए पॉलीमरेज जो है हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टेक पॉलीमरेज। कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टेक पॉलीमरेज। एक प्रोसेस अभी मैंने बताया डीनेचुरेशन करके, क्या करके, डीनेचुरेशन। एक मिनट डायग्राम पे ही वापस आए तो, अरे ज़रूरत नहीं, डीनेचुरेशन पहला स्टेप ही तो है, इतना तो याद होगा, अभी तुरंत भूल गए क्या। डीनेचुरेशन था, फिर तुम्हारा ए एनिलिंग था और ई एक्सटेंशन था। तो डीनेचुरेशन में बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत थी। तो हमको ये टेक पॉलीमरेज, कोई ऐसा एंजाइम, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज लेना होगा जो तुम्हारा हीट स्टेबल हो, थर्मोस्टेबल हो। कैसा हो, थर्मोस्टेबल हो, इतनी हीट को झेल पाए। और इसीलिए अपन कौन सा लेते हैं, टेक पॉलीमरेज, क्योंकि टेक पॉलीमरेज की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, थर्मस एक्वेटिकस। ये थर्मोस्टेबल डीएनए होता है और ये टेम्परेचर को इतना टॉलरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए यूज़ करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। इसको कौन से बैक्टीरियम से अपन लेते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, उसी से इसका नाम आया, ठीक है ना। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस इज व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, गॉट इट। The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with the vector for further cloning. अब जो हमने एम्पलीफाइड, हमने जो अपने PCR बोले तो क्या बोलते हैं इसको, डिज़ायर्ड जीन की कॉपी बनवाई है, अब चाहे तो हम इनको दोबारा से क्लोनिंग वेक्टर में लगा के दोबारा से क्लोनिंग करा सकते हैं। क्या करो, जो हमने डिज़ायर्ड हमको डीएनए मिल गया, अब तुम उसको फिर से वेक्टर में इंड्यूस्ड कराओ, वही अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइगेज की हेल्प से, और उसकी फिर होस्ट में उसको ट्रांसफॉर्मेशन करा के उसकी खूब सारी क्लोनिंग बनवाओ। इट्स ऑल अप टू यू, गॉट इट। चलो जी, तो ये हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट हो गया, क्लोनिंग वाला, PCR, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR, ठीक है ना। लेट्स कम ऑन टू द 4th टॉपिक, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। अब ये तो था कॉपी बनाने का सिस्टम, ठीक है ना, हमने कॉपी बना ली, चलो अच्छी बात है। अब हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंसर्ट कराना है। अब वो चीज़ हम देखेंगे कि भैया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ये वेक्टर पर हमारा डीएनए क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, लाइगेशन हो गई उसकी। अब उसको हमको होस्ट में कराना है ट्रांसफॉर्म, बोले तो हमें क्या करानी है, ट्रांसफॉर्मेशन करानी है,
तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल। काफ़ी सारे मेथड होते हैं क्या करने के, अभी एक्सप्लेन भी करके आए हैं अपन, और थोड़ा याद करके सोचो कहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। काफ़ी सारे मेथड होते हैं कि जिससे तुम होस्ट के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस्ड करा सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, और रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव, हमको होस्ट को क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट। अभी पूरा एक टॉपिक भी पढ़ के आए हैं अपन कॉम्पिटेंट होस्ट के ऊपर, कुछ कुछ वैसा ही है ये भी। तो हमको होस्ट को क्या बनाना पड़ता है, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, ताकि वो क्या कर ले, टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी सराउंडिंग में डाल रखा है उसको वो इनटेक कर ले, उसको वो टेक ले, मतलब उसको वो अपने साथ लाइगेट करा दे, ठीक है ना। चलो, सो इफ अ रिकम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई सेल, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस सेल। क्या बोला जा रहा है इसमें, समझा तुमको क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड रुको। ये बोल रहा है कि इफ़ अ रिकॉम्बिनेंट जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हमने फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक, उसमें क्या है, एम्फिसिलिन की रेजिस्टेंस है, बोले तो क्या है उसके अंदर, एम्फिसिलिन की रेजिस्टेंस है, उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर है, वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट है। अगर हम उसको ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर देंगे तो जो हमारा ई कोलाई है, होस्ट सेल है, वो भी कैसा हो जाएगा, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट सेल हो जाएगा। मतलब अब हम उस पर एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक डालेंगे, उस पर भी कोई असर नहीं होगा, इट विल ग्रो इन द मीडियम ऑफ एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है ना। चलो आगे देखो, इफ़ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्फिसिलिन, वही बात बता रखी है कि अगर हम उसको एम्फिसिलिन वाली प्लेट पर डाल दें, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट के पास ही क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है। हौच पौच हो रही है, एक सेकेंड। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस सिर्फ किसके पास है, ट्रांसफॉर्मेंट के पास है। तो अगर हम काफ़ी सारी इकोलाइज को अगार प्लेट पर, मार्क दिस पॉइंट, अगार प्लेट पर डाल दें तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ही ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ही सिर्फ एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि वही ट्रांसफॉर्मेशन है भैया, वही होस्ट ट्रांसफॉर्मेंट है, उन्हीं के अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सोचो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कुछ ऐसा था जिसके पास किसी चीज़ की शक्ति थी, अब वो ई कोलाई के अंदर चला गया तो वो शक्ति ई कोलाई के पास आ गई ना। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी, अब वो ई कोलाई के अंदर चला गया तो ई कोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है ना। चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है बट समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा समझ। अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल विल डाई, वही बात है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर नहीं हुई है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है, इट विल डाई। Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin। अब हमको क्या पता चला, ये एम्फिसिलिन हमारे इसलिए तो बोलते हैं इनको सिलेक्टेबल मार्कर। अब हम इसी तरीके से अपने ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचान सकते हैं। द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है ना, कंप्लीट। चलो जी, तो हमने क्या कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में एंटर करा दिया। और कैसे एंटर कराते हैं, कौन से मेथड होते हैं, हीट एंड शॉक मैकेनिज्म अभी पढ़ा के आए हैं। और कौन सा था, डिसआर्म्ड पैथोजन था तुम्हारा, माइक्रो इंजेक्शन था, आई एम नॉट अगेन गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, ठीक है ना, माइक्रो इंजेक्शन था, और तुम्हारा जीन गन था। इन सब से हम क्या कराते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू होस्ट उसका ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, समझी गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेप है अपन का ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोजेक्ट। अब अपन ने ई कोलाई के अंदर, अपने होस्ट के अंदर, अपने डिजायर्ड जीन को भी क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया, डिजायर्ड जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब तुमको प्रोडक्ट मिलेगा, अब वो कैसे होगा वो यहाँ पर बताया गया है, ध्यान से देखो। व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर, जब हम एलियन, देखो एनसीईआरटी में थोड़ा क्या है, स्टेप्स को बहुत अलग अलग तरीके से बताया गया, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स स्किप एनसीईआरटी बिकॉज इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग।
कहीं पे कुछ बता रखा है, कहीं पे कुछ बता रखा है, किसी का किसी में सोचो यहाँ पे कॉम्पिटेंट होस्ट का जो है वो यहाँ पे टॉपिक ज़रूरी था, हेडिंग हमने लिख रखी है कि कैसे इंसर्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, बट एक्सप्लेन नथिंग अबाउट इट, ऑल अबाउट सिलेक्टेबल मार्कर, है ना। चलो कोई ना, इसीलिए इट इज़ बेटर टू फर्स्ट स्टडी द टॉपिक फ्रॉम योर कोचिंग नोट्स या कोई अलग से। अभी तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, जस्ट बहुत सारा कंटेंट है। चलो कोई ना, चलो लेट्स मूव टू एनसीईआरटी। दोबारा से आ जाते हैं एनसीईआरटी पे अपने, कहाँ पे थे अपन, दोबारा से देख ले रहे हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट में व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स। एक मिनट, ये सही भी चल रहा है क्या? हाँ सही है। जब हम एक फॉरेन पीस को बोले तो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, किसको, एलियन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करा देते हैं किस में, बैक्टीरिया में बोले तो प्लांट में, या बोले तो एनिमल में। चाहे अपना होस्ट क्या हो, बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। चलो जी ठीक है, इतना तो हमने करा दिया। द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड। अब वो एलियन डीएनए उसके साथ हो गया, उन होस्ट के अंदर चला गया, अब वहाँ पर अपनी वो कॉपीज़ बनाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। So in almost all recombinant technology, the ultimate aim is to produce a desirable protein. देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली हमारा मेन एम क्या था। हमारा मेन ये एम ये था कि हमको डिज़ायरेबल प्रोटीन, कुछ प्रोटीन चाहिए थी हमको, है ना। वो प्रोटीन हमारी कैसे बन जाए, उसके लिए हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म है वो कॉपी बहुत जल्दी करता है, उसका टाइम कम है, ठीक है चलेगा, लेकिन वो प्रोटीन नहीं बनाता, तो हमने उस प्रोटीन को ही उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। कैसे कराया, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, एक वेक्टर का यूज़ करा, डीएनए लाइगेज से इनको जुड़वाया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको कटवाया था, डीएनए लाइगेज से इनको जुड़वा के इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन करा दी। अब ये अपनी कॉपी करेगा ना, तो साथ में उस जीन की भी कॉपी हो जाएगी और हमको डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बोले तो प्रोटीन मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली एम क्या होता है, डिज़ायरेबल प्रोटीन बनाने का, ठीक है ना। Hence there is a need for recombinant DNA to be expressed। इसीलिए जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो एक्सप्रेस भी करना चाहिए, तभी तो अपन को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अपन को, प्रोडक्ट मिलेगा। अपन को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। अब वो ऐसे ही एक्सप्रेस नहीं कर देगा, क्योंकि भाई खुद के डीएनए में और दूसरे किसी सेल के डीएनए का खुद के अंदर होने में बहुत फ़र्क होता है, उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट कंडीशन उसको देनी पड़ती है। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन अ होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। एक सेकेंड, हाँ। आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशन to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on large scale. Can you think of any reason why there is a need for large scale production? क्यों लार्ज, भाई लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अपन को वो चाहिए, तभी तो अपन ने इतना झमेला किया, इतना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, क्योंकि हमको ज़रूरत है, ठीक है ना। इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी प्रोटीन, ऐसा जीन जो प्रोटीन को बना सके, ऐसा जीन कोई भी प्रोटीन को बना सके, अगर वो क्या हो, होस्ट में तुम्हारा एक्सप्रेस हो जाए, कैसे होस्ट में, हेट्रोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस हो जाए, उसको बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है ना। एक सेकेंड रुको, तो कोई वाली जो लाइन है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सी वाली, ये वाली, कि इफ़ एनी प्रोटीन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया बट आ सकता है कि अगर कोई भी प्रोटीन कोडिंग जीन एक्सप्रेस होती है इन हेट्रोलोगस होस्ट, उसको बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो यहीं से करना है अपन को। द सेल हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बनता है, मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल। ज़रूरी नहीं है लार्ज स्केल पे करो, हम उसको लैब में भी स्मॉल स्केल पर क्लोनिंग करा सकते हैं, उसको ग्रो करा सकते हैं। द कल्चर में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिज़ायर्ड प्रोटीन, और वहीं से अपना डिज़ायर्ड प्रोटीन लो एंड देन प्यूरिफाई करो उसको अलग अलग टेक्निक से, सेपरेशन टेक्निक से। क्या कहना चाह रहा है इसमें पता है, कि ज़रूरी नहीं है कि लार्ज स्केल पे हो, स्मॉल स्केल पे लैब में भी अपन अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोनिंग करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, क्लोनिंग करा सकते हैं।
और फिर उसमें से डिज़ायर्ड प्रोटीन लो प्योरीफाई करने के बाद अपनी सेपरेशन टेक्निक से ऐसा भी कर सकते हैं। और द सेल कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। ऐसा कर दो कि सेल एक ऐसा सिस्टम रख दो जहाँ पे सेल तुम्हारा मल्टीप्लाई करता रहे। कैसे करता रहे? यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, जिसमें तुम्हारा एक मीडियम है, यहाँ पर तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो भी सेल है वो तुम्हारा मल्टीप्लाई कर रहा है। एक तरफ से जो यूज्ड मीडियम है उसको निकालते रहो तुम, और एक तरफ से क्या करते रहो, फ्रॉम वन साइड फ्रेश मीडियम इज एडेड, फ्रेश मीडियम को ऐड करते रहो। यहाँ से तुम्हारा क्या, यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट और फ्रेश मीडियम इज एडेड from the other to maintain the cell in their physiologically most active log और एक्सपोनेंशियल फेज, जिससे उसकी ग्रोथ जो है अपने मैक्सिमम तरीके से हो सके कि एक तरफ से तुम यूज्ड मीडियम को निकालो, एक तरफ से तुम अपने नए मीडियम को एडिट कराओ, जिससे तुम्हारी ग्रोथ जो है वो सेल की एक्सपोनेंशियली, समझ रहे हो, काफ़ी तेज़ी से हो, अनकंट्रोल्ड यू कैन से अबाउट इट। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस आ लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। इससे अपन को क्या मिलेगा, डिजायर्ड जो हम प्रोटीन चाह रहे हैं उसका बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। समझ गए? स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। जो स्मॉल कल्चर्स में अपन बनाते हैं उसमें हमको इतनी क्वालिटी, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिल पाती है। हमको अगर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो हमको प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है, जैसे कि द डेवलपमेंट ऑफ बायो रिएक्टर, जिसका डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पे देखो। दिस वन इज योर, इनके ऊपर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो ये याद होना चाहिए तुम्हारा। सबसे पहले ए डायग्राम में क्या दे रखा है, सिंपल स्टेट टैंक्ड बायो रिएक्टर। ये ऐसा, ये घूमता रहेगा, ये क्या बनाएगा, घूमता रहेगा। यहाँ से तुम्हारी स्ट्राइल एयर अंदर जाती है। ये तुम्हारी मोटर दे रखी है ताकि इस पूरे सिस्टम को एक्सेस पे जो लगा हुआ है इसको घुमाता रहे। इसको क्यों घुमाना पड़ता है, देखो यहाँ पर ये कल्चरल ब्रोथ है, यहाँ पर जो येलो कलर का दिख रखा है दिस इज़ योर ब्रोथ। यहाँ पर ये फ्लैट शेप्ड इम्पेलर है ताकि तुम्हारे जो फॉर्म होते हैं वो बने। यहाँ पर ये फॉर्म ब्रेकर हैं ताकि फॉर्म तुम्हारे ब्रेक हो सके। ये जो यहाँ पर जो सिस्टम होता है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इट इज़ फॉर एसिड बेस मेंटेनेंस, ताकि पीएच कंट्रोल में रहे। और यहाँ पर स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। ठीक है ना? तो डायग्राम तुमको एज इट इज़ इसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा एडवांस है। तो स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक्ड बायोरिएक्टर है, जिससे थ्रू विच स्टराइल एयर बबल्स आर स्पार्च्ड। ये तुम्हारा क्या दे रखा है, गैस इंट्रेनमेंट दे रखा है यहाँ पर। और कहाँ पे गया, हाँ, यहाँ से तुम्हारे क्या होते हैं, बबल्स बनते हैं एंड देन ये रोटेट करता है, लाइक ये दे रखा। ठीक है ना? यहाँ पर इस तरह से सरफेस क्या कर रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। तुम्हारे बबल्स क्या करते हैं, ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया। तुमको इतना डिटेल में नहीं, लेकिन तुम इतना सोचो कि तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। ये तुम्हारा सिंपल है और ये तुम्हारा स्पार्क्ड है। सिंपल स्टेट टैंक्ड बायोरिएक्टर है, दिस इज योर स्पार्क्ड स्टेट टैंक बायोरिएक्टर। और तुम्हारे जो स्ट्राइल एयर बबल्स बनते हैं वो किस में बनते हैं, इसमें बनते हैं। ये तुमको पता होना चाहिए सिर्फ। ठीक है? तो ये सिंपल है, ये थोड़ा एडवांस है। इसमें तुम्हारे क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं। समझ गए हो? चलो अब तो बिल्कुल एंडिंग पे आ गए। यहाँ लास्ट वाले टॉपिक के लास्ट पेज है ना, इससे एक क्वेश्चन आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का, वो लास्ट में है वो लाइन। रुको ज़रा अभी। तो स्मॉल यील्ड से कभी कभी क्या होता है, हमको जो प्रॉपर क्वांटिटी में जितना प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अगर हमको लार्ज क्वांटिटी में बनाना है तो हमको प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से डेवलपमेंट हुआ बायोरिएक्टर का, जहाँ पर वेयर लार्ज वॉल्यूम, देखो कितनी, 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। ठीक है? दस बायोरिएक्टर कैन बी थॉट एज अ वेसल इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो हम बायोरिएक्टर को क्या कह सकते हैं बेसिकली, एक सेकेंड, बायोरिएक्टर को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, जहाँ पर तुम्हारा रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाए स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। मार्क दिस वर्ड, बायोलॉजिकली, नॉट केमिकली, बायोलॉजिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इंडिविजुअल एंजाइम एक्सेट्रा। ठीक है ना? तुम्हारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिले या तुम्हें कोई पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए वो मिल जाए, यार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर अपन, सिर्फ माइक्रोबियल प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गया, ह्यूमन सेल हो गया, है ना? या तो कोई एनिमल का सेल होगा या ह्यूमन का सेल होगा, कोई प्लांट होगा माइक्रोबियल, छोटा छोटा प्लांट कोई।
ठीक है। अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस। बायोरिएक्टर में ऐसा क्या खास है, क्योंकि उसमें हमको ऑप्टिमम कंडीशंस मिल जाती हैं, जैसे कि तुम्हारा पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, सॉल्ट लेवल, वाइटामिन, ऑक्सीजन एंड एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप्स, जो यहाँ पर तुमको दोनों फिगर में दिखा रखे हैं। चलो लास्ट है बिल्कुल, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। द स्टीयर टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। ये क्यों होती हैं, इसका रीज़न क्या, असर्शन रीज़न में आ सकता है कि वो सिलेंड्रिकल या फिर कर्व्ड बेस से क्यों होता है, ताकि जो तुम्हारे रिएक्टर कंटेंट है वहाँ पर, जो रिएक्शन के लिए कंटेंट अंदर है, वो अच्छे से क्या हो, मिक्स हो सके। ठीक है ना। The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor। तुम्हारी ऑक्सीजन की जो अवेबिलिटी है वो रहनी चाहिए जब तक तुम्हारा बायोरिएक्टर काम कर रहा है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system and oxygen delivery system। हाँ, हमने सब देख लिया, ऑक्सीजन भी कैसे डिलीवरी हो रही है देख लिया, फोम कैसे कंट्रोल हो रही है, देखो यहाँ पर फोम ब्रेकर था तुम्हारा, ये रहा फोम ब्रेकर है, यहाँ से तुम्हारी स्ट्राइल एयर अंदर जा रही है, दिख रहा है ना तुमको। तो ये सब होते हैं। एक टेम्परेचर कंट्रोल भी मैनेजमेंट के लिए भी होता है, एक सेकेंड, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, एंड सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विदड्रॉन पीरियडिकली। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट अपन निकालते भी रहे। इस पूरे जो हेडिंग, ये पूरा जो दे रखा है पार्ट, इससे कौन सा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डायग्राम के ऊपर, सिर्फ डायग्राम इंक्लूडेड क्वेश्चन आएगा। तुमको पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा सिंपल वाला है, दिस इज योर स्पार्क डिस्टिल्ड टैंक, समझ गए हो। यहाँ से तुम्हारे स्ट्रेल एयर बबल निकलते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, बायोरिएक्ट, यहाँ पर एक और चीज़ थी, हाँ, बायोलॉजिकली कन्वर्ट होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बायोलॉजिकली, ये वाला वर्ड, ठीक है ना। और मोस्ट कॉमनली एक ये वाली लाइन थी कि द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर ऑफ स्टीयरिंग टाइप्स। स्टीयरिंग बोले तो जो घुमाते हैं, है ना, जिसके अंदर क्या हो, घुमाने के लिए सिस्टम हो। जैसे ये पूरा बीकर है, इसमें तुम्हारा जो भी अंदर कंटेंट है वो घूम रहा है। चलो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट है टॉपिक, और इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, हमारा पूरा काम हो चुका है। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केट। हमको डिज़ायर्ड प्रोटीन मिल गया, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन मार्केट में ले जाने से पहले हमको उसको कुछ स्टेजेस से ले जाना पड़ता है एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना, अगर हमको उसको एज अ फिनिश्ड एकदम फिनिशिंग से देना है तो उसको कुछ स्टेजेस से हमको ले जाना पड़ता है, ये रहा एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। The process includes separation and purification. Mark this word. प्रोसेस में क्या क्या होता है, तुम्हारा सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तुम्हारा सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, क्या क्या इंक्लूड होता है, बोलो। सेपरेशन इंक्लूड होता है, पहले सेपरेट करो फिर प्यूरिफाई करो, विच आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अभी तक की जो 3-4 हेडिंग गई है ना लास्ट की, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट है नहीं है, किससे डिपेंड करता है, याद रखने की कैपेबिलिटी से। ये भूल जाते हैं क्योंकि एक तो ये लास्ट में दे रखा है बिल्कुल इस चैप्टर के, और थोड़ा समझ भी कम आता है, तो इसकी भूलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा हो गया। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होती है, ये किसके लिए टर्म रेफर करी गई है, तो कलेक्टिवली सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। याद हो गया, चलो। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल, अब आगे देखो ऐसा ही है सब। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। कभी कभी देखो ड्रग्स वगैरह ना हो, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है, तो कभी कभी काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं, है ना, अलग अलग केमिकल्स के थ्रू उसका ट्रायल्स होता है कि कहीं इसमें ड्रग तो नहीं, अलग अलग चीज़ों में रिएक्शन करा के देखी जाती है। तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी, देखो ऐसे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ऐसे तो कुछ भी बन जाएगा ना फिर, तो देयर इज़ नीड फॉर सच थिंग्स, ऐसे स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों में, है ना, वरना कितना मिसयूज़ हो ऐसी चीज़ों का, सोचो। तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज़
ऑल्सो रिक्वायर्ड। वही बात यहाँ पर बताई गई है, द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है सबके लिए सेम ही प्रोसेस है ना। जैसे ड्रग्स, किसी केस में तुमको पता लगे कि हाँ ये ड्रग्स हो सकते हैं, अलग प्रोसेस से जाना पड़ेगा उसको, अलग स्टेप्स होंगे उसके। तो क्वालिटी टेस्टिंग हो या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोले तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन हो, ये अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग स्टेप्स इंक्लूड करे गए हैं। तुम लोड ना लो, सिर्फ इतना याद रखो कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कलेक्टिवली किसके लिए बोलते हैं, सेपरेशन के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। तो हेयर दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड योर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर 9 पहला पार्ट। इसका जो आगे वाला चैप्टर है इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस वन, क्योंकि उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से तो थोड़ा समझने वाला था, अभी वो तो रटने वाला है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो लेट्स अब तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा अपना, वही होगा शायद बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस वाला। ठीक है ना, टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग ऑल्सो, ओके।